means any amount received by an employee from any employment, यानी कि इसमें वही चीज आती है जो एम्प्लॉयमेंट से आए, वेदर ऑफ अ रेवेन्यू नेचर और अ कैपिटल नेचर। इससे क्या मुराद है, कुछ बता सकते हैं मुझे? रेवेन्यू नेचर से मुराद है जो आपको हर महीने मिल रही है, ठीक है, जो हर महीने मिल रही है, दैट इज अ रेवेन्यू नेचर। और कैपिटल नेचर से मुराद है जो एक ही दफा मिल गई हो, ठीक है। जैसे जब आप छोड़ के जाते हैं कंपनी तो गोल्डन हैंडशेक, ठीक है, एक दफा लमसम अमाउंट आपको मिल जाए तो वो कैपिटल नेचर है, यानी कि जो कभी कभार ज्यादा अमाउंट मिल जाए, ठीक है। तो कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर से मुराद ये है, ऐसी अमाउंट जो हर महीने मिले वो भी सैलरी में है, ऐसी अमाउंट जो एक दफा इकट्ठी मिल जाए वो भी सैलरी के अंदर आएगी, ठीक है। इसके आगे बेशक लिख लें, कैपिटल नेचर से मुराद गोल्डन हैंडशेक, टर्मिनेशन बेनिफिट्स, जब आप छोड़ के जाते हैं तब। पॉइंट नंबर 1, एनी पे, वेजेस और अदर रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग लीव पे, ओवर टाइम, बोनस, कमीशन, फीस, ग्रेचुटी, वर्क कंडीशन सप्लीमेंट्स, ये सारे किस में फॉल करेंगे? सैलरी में। पे मतलब महीने की तनख्वाह। वेजेस, वेजेस से क्या मतलब है? दिहाड़ी, ठीक है। मजदूर नहीं दिहाड़ी लगाता, जो वो रोजाना की बुनियाद पे लगाता है ना, सही है। तो वेज रेट भी जिसे हम कहते हैं, तो ये भी सैलरी में आता है। और एनी रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग लीव पे। लीव पे क्या होता है कि कुछ कंपनीज ने ये कहा होता है कि आपको साल की 18 छुट्टियां लाओ है, अगर आप वो छुट्टियां नहीं करेंगे तो आपको उसके एवज क्या करेंगे? पे कर देंगे। अगर आपने 10 छुट्टियां की और 8 नहीं की तो जितनी नहीं की उसके आपको पैसे मिल जाएंगे। तो ये भी सैलरी में फॉल करेगा। लगी समझ? पक्की बात है? लग रहा है कि नहीं लगी समझ? लीव पे, ठीक है। आगे ओवर टाइम, वक्त से ज्यादा काम लगाएं, काम करें तो हाँ, सैटरडे और शाम को भी अगर करें, जैसे अच्छा, जैसे आज सैटरडे को करते हैं, ठीक है। बोनस, कमीशन, फीस, ग्रेचुटी, ठीक है। ग्रेचुटी होता है कि आप जब छोड़ के जाते हैं कंपनी तो एक अमाउंट इकट्ठी मिलती है, वो हमने पढ़नी भी है अभी सारी। वर्क कंडीशन सप्लीमेंट, ये क्या होते हैं? एग्जैक्टली, बहुत अच्छी एग्जांपल दी है, ठीक है। वर्क कंडीशन सप्लीमेंट कई दफा ऐसे होते हैं, देखिए इसने आगे ब्रैकेट में भी लिखा है, सच एज फॉर द अनप्लेजेंट और डेंजरस वर्किंग कंडीशन, ठीक है। डेंजरस यानी कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे काम करें जहां पे बहुत ज्यादा खतरा हो, ठीक है, तो उधर काम करने के कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि ये सैलरी के ऊपर वाली कमाई है, ये सैलरी के ऊपर ये एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे होंगे वो वर्क कंडीशन सप्लीमेंट कहलाएंगे और वो सैलरी का हिस्सा ही होंगे। जिस तरह माइंस में लोग काम करते हैं, इसी तरह ऑयल रिग्स में लोग काम करते हैं। ऑयल रिग्स के अंदर काम करना कौन सा आसान काम है? समुद्र के अंदर जाके अक्सर रिग्स आपकी वहाँ पे होती है, तो वहाँ 10 दिन वहाँ पे जाके रहना और पता कोई नहीं कि हल्की सी लीकेज हुई तो बूम, ठीक है, तो वो आप अपनी जान जो है वो जोखिम में डाल रहे हैं, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान में तो कम ही होगा, बाहर के मुल्कों में होता है जो स्काई स्क्रैपर्स होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, तो आपने देखा हो कुछ लोग वो सबसे ऊपर वाला शीशा साफ कर रहे होते हैं, ठीक है। वो कहेंगे यार वो वाला शीशा साफ करोगे 2000 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इतनी ऊपर जाके करना है, सही है। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे होंगे वो किस में जाएंगे? ये भी सैलरी के अंदर फॉल करेंगे। तो ये वर्क कंडीशन सप्लीमेंट्स करते हैं, ठीक है। किसी बंदे को उठा के अच्छी भली यहाँ पंजाब में, फैसलाबाद में, लाहौर में जॉब करता हो और उसे उठा के आप सिंध के किसी इलाके में भेज दें, ठीक है, और वहाँ भेज के किसी पसमानदा इलाके में भेज दें जहाँ पे ना प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं ना यूटिलिटीज़ हैं, तो वहाँ जाने के और वहाँ काम करने के उसे एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएं। अब ये डेंजरस तो नहीं है, लेकिन ये वर्क कंडीशन सप्लीमेंट है,
कि उसको एक अच्छी जगह से उठा के किसी पसमानदा इलाके में भेज दिया है, तो ऑब्वियसली उसका वहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा बेचारे का, तो उसके एवज उसको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे, तो वो भी इसके अंदर फॉल करेंगे कि वो भी पार्ट ऑफ सैलरी ही है। तो वर्क कंडीशन सप्लीमेंट्स दोनों तरह के हो सकते हैं, डेंजरस जगह पे काम करने की भी और किसी ऐसी जगह पे काम करने के भी एक्स्ट्रा पैसे जहाँ पे प्रॉपरली फैसिलिटीज अवेलेबल ना हो। एनी परक्यूजिट्स वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट, परक्यूजिट जो होते हैं ये भी हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ने हैं, ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं, वो भी सैलरी का हिस्सा है, ये आगे हमने सेक्शन 13 के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने हैं। अलाउंसेस, अलाउंस जो है दैट इज ऑल्सो, अलाउंस का मतलब होता है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश, ठीक है। एनी अलाउंस यानी कि कोई भी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश आपको मिल रही है, जैसा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, रेंट अलाउंस, यूटिलिटी अलाउंस, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये सारे के सारे ट्रैवलिंग अलाउंस आपके क्या होंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर क्लासिफाई करेंगे। एंटरटेनमेंट अलाउंस भी होता है, इसमें एक चीज आपको बताने वाली है अलाउंसेस के अंदर, अच्छा जी अलाउंस जो होगा वो आपके दो तरह के हो सकते हैं, ये लिखना बाद में, सुनना पहले है और समझना पहले है, ठीक है। अगर सो रहे हैं तो उठ जाएं, जाग रहे हैं तो मजीद जाग जाएं, ठीक है। अलाउंस जो है वो दो तरह के हैं, कुछ होते हैं नॉट फॉर ऑफिशियल ड्यूटी, नॉट फॉर ऑफिशियल ड्यूटी, और कुछ होते हैं फॉर ऑफिशियल ड्यूटी। अलाउंस होता क्या है, अलाउंस इज द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश, ठीक है। एक फिक्स अमाउंट जो है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को दे देता है, तो उसको आप अलाउंस कहते हैं, ठीक है। नॉट फॉर ऑफिशियल ड्यूटी अलाउंस कौन से होते हैं, जैसे इन्होंने अभी नाम लिखे थे हाउस रेंट अलाउंस, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, ठीक है, एंटरटेनमेंट अलाउंस, और क्या लिखा हुआ था, ट्रैवलिंग अलाउंस, और हाँ एजुकेशन अलाउंस, ठीक है। मतलब इस तरह के ये सारे वो अलाउंसेस हैं जो कि नॉट फॉर ऑफिशियल ड्यूटी हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदे को जब आप हायर करते हैं, हायर करते हुए कहते हैं कि यार तुम्हें 1 लाख रुपया सैलरी देंगे, उसके ऊपर 25,000 रुपया तुम्हें हाउस रेंट अलाउंस देंगे, ठीक है। उसकी सैलरी की क्लासिफिकेशन ऐसे होगी कि टोटल आपको 1,25,000 दे रहे हैं, लेकिन जिसमें से लाख रुपया आपकी सैलरी है, ग्रॉस सैलरी, और 25,000 रुपया आपका हाउस रेंट अलाउंस है। तो लॉ ये कहता है कि सैलरी सिर्फ लाख नहीं है, बल्कि ऊपर वाला जो हाउस रेंट अलाउंस है वो भी क्या है, सैलरी ही है। अब वो 25,000 देने के बाद एम्प्लॉयर कभी भी एम्प्लॉय से ये नहीं पूछेगा कि तुमने वो घर वाला जो अलाउंस है वो लगाया किधर है, ठीक है भाई। अगर तो उसका अपना जाती घर है तो वो किसी खर्चे में लगा लेगा, अगर उसका जाती घर नहीं है तो वो कोई घर ले लेगा रेंट पे। अब वो रेंट पे हो सकता है उसे 25 दिया, वो 15,000 वाला ले ले। ये भी हो सकता है कि ज़्यादा खुशगवार बंदा हो तो वो 40,000 वाला ले ले, 15,000 मजीद अपनी जेब से डाल दे, लेकिन उससे एम्प्लॉयर को कोई टेंशन है नहीं है। तो वो जो हाउस रेंट अलाउंस उसने महीने की सैलरी में दे दिया, वो क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम सैलरी का है। इसी तरह कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस होता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस भी होता है। सैलरी का ब्रेकअप क्या है, आपको हर महीने 10,000 रुपया एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा, जाएं जाके बाहर खाना पीना खाया करें, ठीक है, घर वालों को लेके जाएं, ठीक है, होटलिंग शोटलिंग करें, तो ये एंटरटेनमेंट आ गई आपकी। ट्रैवलिंग हो गई, शहर शूर से बाहर चक्कर चुक्कर लगाया करें। तो ये ब्रेकअप्स होते हैं, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है यार, शुक्र करो मिल रहा है ठीक है।
जो शुगर करना चाहिए जो मिले, सही है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मली लोगों की जो सैलरीज होती है वो इसी तरह ब्रेकअप में दी जाती है, ग्रॉस सैलरी अलहदा लिखा होता है, उसमें ये अलाउंसेस अलहदा लिखे होते हैं। तो लॉ ये कहता है कि ये सारे जो अलाउंसेस हैं दीज विल बी पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। अच्छा, ये तो थे नॉट फॉर ऑफिशियल ड्यूटी। कुछ अलाउंसेस होते हैं जो ऑफिशियल ड्यूटी के लिए दिए जाते हैं, इसमें भी दो तरह की क्लासिफिकेशन है, इसमें भी दो तरह की क्लासिफिकेशन है। ऑफिशियल ड्यूटी के लिए जो अलाउंस दिए जाते हैं वो कुछ होते हैं फिक्स्ड और या फिर परसेंटेज में, परसेंटेज ऑफ सैलरी, और इसमें से कुछ होते हैं वन टाइम, वन ऑफ मतलब एक दफा। ऑफिशियल ड्यूटी के अलाउंस से क्या मतलब है कि आप किसी इंप्लॉय को पैसे देते हैं ऑफिशियल काम करने के लिए, कंपनी का काम करने के लिए। मिसाल के तौर पे आपने उसे लाहौर भेजा है एक मीटिंग अटेंड करने के लिए, तो आपने कहा यार ये लो 25,000 रुपया, ये ले लो 25,000 रुपया और लाहौर में जाके एक मीटिंग अटेंड कर रहा हो, तो ये ऑफिशियल काम हुआ ना, अलाउंस हुआ। तो क्या नॉट फॉर ऑफिशियल है कि ऑफिशियल है? ऑफिशियल काम है। इसमें मुझे बताएं क्या फिक्स्ड है कि वन ऑफ है? वन ऑफ हुआ ना, एक ही दफा दिया, ठीक है, हर महीने तो नहीं दे रहा। फिक्स से मतलब ये कि फिक्स्ड पर मंथ है, फिक्स्ड पर मंथ, हर महीने तो नहीं दे रहा ना, वो परसेंटेज ऑफ सैलरी है, ये वन ऑफ है। 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, साल में एक दफा पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, ठीक है, कोई ट्रेनिंग आ गई, कोई मीटिंग आ गई या कोई और ऑफिस का काम आ गया, ठीक है, तो ऑफिशियल काम के लिए एक वन ऑफ एक अमाउंट दे दी और भी कहा ये वाला काम कर लो, तो ये वन ऑफ के अंदर आ जाता है। अच्छा, कुछ अलाउंस देते ऑफिशियल कह के हैं कि हम इन्हें ऑफिशियल ड्यूटीज पूरी करने के लिए ये अलाउंस दे रहे हैं, लेकिन देते हर महीने हैं, देते हर महीने हैं, ठीक है, मतलब उनको इसके अलावा ऐड कर दिया कि आपको हर महीने 40,000 रुपया मिलेगा कंपनी के काम करने के लिए, फिक्स कर दिया पर मंथ, या फिर पर मंथ फिक्स नहीं किया, उसकी सैलरी की परसेंटेज के लिहाज से उसे तय कर दिया कि आपको आपकी सैलरी का 15% मिला करेगा अजाफी, किस लिए? कंपनीज के ऑफिशियल काम करने के लिए। लगी समझ? है ऑफिशियल ड्यूटी, लेकिन उसे यहां पे या तो फिक्स कर दिया या फिर उसे परसेंटेज ऑफ सैलरी भी कर दिया। अब जो लॉ मेकर था वो तो था सियाना, ठीक है, उसने कहा कि अलाउंस में ये तो टैक्सेबल था, लेकिन जब से इन्होंने ये वाला काम कर दिया ना, तो इसे भी टैक्सेबल करो, ठीक है। तो याद रखना है आपने, ये दोनों अलाउंसेस ये हो जाएंगे टैक्सेबल, इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड हो जाएंगे टैक्सेबल, यानी कि ये इनकम फ्रॉम सैलरी में डाले जाएंगे, और जो वन ऑफ होगा इट विल बी नॉन टैक्सेबल। लेकिन ये तो कैपिटल है, कैपिटल मतलब, लेकिन ऑफिशियल ड्यूटी के लिए मिल रहा है। अंदर हमने कहा कि कैपिटल और रेवेन्यू दोनों अंदर आएंगे, ऑफिशियल ड्यूटी वाला नहीं आएगा ना, बताया तो ना। अगर ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए अलाउंस दिया जाएगा तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, अगर ऑफिशियल ड्यूटी के लिए दिया जाएगा, सही है। वो जो कैपिटल पढ़ा वो एक जनरल रूल पढ़ा, अब साथ साथ कुछ उसकी एक्सेप्शंस भी तो पढ़ेंगे ना।
बेसिकली लॉ ने जब लैंग्वेज लिखी थी ना, इसका मैं आपको बताता हूँ कि लॉ, बात सुनने जरा, लिखने का बहुत टाइम है 9 बजे के बाद, बात सुन ले पहले, ठीक है? 9 के बाद लिखते रहना यार अच्छा पहले जरा फोकस करके बात सुन ले। लॉ ने जो लैंग्वेज यूज़ की थी बेसिकली वो ये यूज़ की थी कि ऐसे अलाउंस जो कि अदर देन ऑफिशियल है वो टैक्सेबल है, और ऐसे अलाउंस जो ऑफिशियल ड्यूटी के लिए है वो टैक्सेबल नहीं है। लेकिन जब लोगों को पता चला कि जो ऑफिशियल ड्यूटी वाले अलाउंस हैं वो टैक्सेबल नहीं है, तो उन्होंने बीच में इस तरह के अलाउंस मजीद ऐड करवा दिए कि लोगों की सैलरी बढ़ाने के लिए और उसे नॉन टैक्सेबल बनाने के लिए। फिर मजीद उन्होंने क्लैरिटी दी कि भाई ऑफिशियल तो हैं, लेकिन अगर उन्हें फिक्स कर लिया जाए या परसेंटेज ऑफ सैलरी के मुताबिक दिया जाए तो वो भी टैक्सेबल है। तो ऑफिशियल में सिर्फ वही नॉन टैक्सेबल है जो वन ऑफ होंगे, इसलिए इसको बीच में 2 में कैटेगराइज किया। भाई लगी समझ? क्या समझ लगी है? ऐसे अलाउंस जो नॉट फॉर ऑफिशियल ड्यूटी है वो क्या है? टैक्सेबल। और जो ऑफिशियल ड्यूटी में वन ऑफ दिए जाए वो क्या है? नॉन टैक्सेबल। और ऑफिशियल ड्यूटी के लिए जो पर मंथ दिए जाए फिक्स्ड या परसेंटेज ऑफ सैलरी, लेकिन वो टैक्सेबल हो, बेशक वो क्या है? अब ये जिसे लिखना है लिख लें, 1 मिनट है। सर अगर ये फिक्स्ड एनुअली बेसिस पे पे किए बेशक फिक्स्ड है, एनुअली दे दें, पर मंथ हो सकता है, पर एनम हो सकता है, ये अच्छा सवाल था आपका, पर वीक हो सकता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इफ इट इज फिक्स्ड देन इट डज नॉट नेसेसरीली कि ये पर मंथ हो। नहीं, बट जैसे सर कुछ होते हैं इवेंट्स होते हैं, जैसे हम टेक्सटाइल होता है तो वो तो पर ईयर होता है, तो जो उसका टीएडी होगा क्या वो भी फिर टैक्सेबल होगा? नहीं, वो नहीं होगा ना। ऑफिशियल ड्यूटी इट इज वन ऑफ ना, इट इज वन ऑफ। तो जैसे उसमें भी तो आपने ये कहा कि पर ईयर, पर मंथ, पर एनम, पर वीक, ठीक है? अगर इसको फिक्स्ड कर देंगे आप अपनी उसकी सैलरी के साथ, ठीक है, तो फिर ये उसमें आ जाएगा। ये तो 1 साल दे दिया, अगले साल नहीं देंगे, ठीक है? या अगले साल किसी और को देंगे। हम टेक्सटाइल भेज रहे हैं, आज एक बंदे को भेज रहे हैं, जरूरी तो नहीं अगले साल वही जाए, उससे अगले साल कोई और चला जाएगा, ठीक है? ये तो आपने बंदे के साथ फिक्स कर दिया कि आपको हर साल मिलेगा, ठीक है? ये तो उस बंदे के साथ एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट ही तय कर लिया ना, ठीक है? तो ये इस वजह से ये आपका उसमें आ जाएगा। ये तो वो एक टेक्सटाइल का इवेंट हर साल होता है, कभी एक जाएगा, कभी दूसरा जाएगा, कभी कोई ए जाएगा, बी जाएगा, तो कोई भी लेके जाएगा, तो वो उसमें फॉल नहीं करेगा, ठीक है? हर साल रिसीव कर रहा है उसको, फिर वो उसका भी नहीं होगा टैक्सेबल। जो पर्सन हर साल, हाँ नहीं उसका नहीं होगा ना। मैं आपको कहना चाहता हूँ, कहने का मकसद ये है कि इट डज नॉट, वो जो आप मिसाल दे रहे हैं वो ये नहीं, हेम टेक्सटाइल आप भी जा सकते, मैं भी जा सकता हूँ ना, ठीक है? तो वो ये नहीं कि आपके साथ अटैच है, दैट इज अटैच टू एन इवेंट, ठीक है? वो एक उस इवेंट के साथ अटैच है, उसमें कोई भी जा सकता है, तो दैट इज वन ऑफ इवेंट। यहाँ पे जब वो उसके साथ तय करेंगे, वो ये स्पेसिफिक पर एनम टू यू होगा या मी होगा कि मुझे हर साल मिलेगा, ठीक है? कि मुझे हर साल इतनी अमाउंट मिलेगी, एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगी, मुझे हर साल ये अटैचमेंट पर एनम अगर होगी तो मेरे साथ होगी। ये जो अटैचमेंट है दैट इज अटैचमेंट टू दैट इवेंट, ऑफिशियल ड्यूटी, ठीक है? तो इस वजह से ये फर्क है इन दोनों में।
जी आगे चलें। अच्छा इसके ऊपर आए जरा, नोट नंबर 3 के ऊपर, इसको थोड़ा सा पढ़ भी लें। एनी अलाउंस प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉई, पॉइंट नंबर 3। अब इस ये जो मैंने सारा आपको पढ़ाया है ये इसी की जो है वो थ्योरी है। एनी अलाउंस प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉई इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, रेंट, यूटिलिटी, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, ट्रैवलिंग, ईटीसी, ये सारा क्या होगा, सैलरी में इंक्लूड होगा। आगे देखिए क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग अलाउंस सोलली एक्सपेंडेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का काम करने के लिए जो अलाउंस दिया जाएगा, खर्चा किया जाएगा, वो इसमें शामिल नहीं है। यहां तक बात अभी से क्लियर की है, अभी तक उसने यहां तक बात क्लियर की है। उससे पहले ये बताया कि ये जो है ये सैलरी में शामिल होगा और ये सैलरी में शामिल नहीं है, ये ऊपर वाला ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो खर्चा करे। आगे जो नीचे जो दो नोट दिए हैं, एनी अलाउंस सोलली एक्सपेंडेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग डज नॉट इंक्लूड, वो कहता है ये ऑफिशियल ड्यूटी में शामिल नहीं है। क्या नहीं शामिल, अलाउंस विच इज पेड इन मंथली सैलरी ऑन फिक्स बेसिस, और ऐसा अलाउंस जो फिक्स बेसिस पे दिया जाए मंथली सैलरी पे या परसेंटेज ऑफ सैलरी, वो इसमें शामिल नहीं है, वो इसमें शामिल नहीं है, इसलिए उसको मैंने अलग कर दिया इसके अंदर। ठीक है, अलाउंस विच इज नॉट होली एक्सक्लूसिवली नेसेसरी और एक्चुअली स्पेंड ऑन द बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉयर। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाद में दूंगा, ठीक है, वो मैं अभी इसके साथ देना ही चाह रहा, कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये कि जो आपका फिक्स्ड आ जाएगा वो इसमें शामिल नहीं है, और जो इसके अलावा होगा दैट विल बी वन ऑफ, दैट विल बी नॉन टैक्सेबल। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। एनी एक्सपेंडिचर रीइंबर्स्ड बाय द एम्प्लॉयर अदर देन एक्सपेंडिचर इनकर्ड सोलली इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रीइंबर्समेंट क्या होती है, पता है कुछ? हाँ, दोबारा देना। अच्छा, और ऐसी वैसे ये तो नहीं होती, और हाँ, रीइंबर्स होता है कि अगर किसी बंदे ने आपके बिहाफ पे पैसे लगा दिए तो आप उसको उसके पैसे वापस कर दो, तो उस बंदे के लिए क्या होगी, रीइंबर्स होगा। ठीक है, उस बंदे को पैसे रीइंबर्समेंट होगा। अच्छा, रीइंबर्समेंट दो तरह की है, ऑफिशियल, नॉट ऑफिशियल। एक पर्सन ने खर्चा किया ऑफिस का, ठीक है, मिसाल के तौर पे उसके ऑफिस के अंदर ज़रूरत थी किसी फोटोकॉपी मशीन की, तो वो गया मार्केट में अपने पर्सनल एक्सपेंसेस से 30,000 रुपया लगा के एक फ़ोटोकॉपी मशीन उठा के दफ्तर में ला के रख दी। ठीक है, और वो दफ्तर के काम में इस्तेमाल हुई। दफ्तर ने क्या किया, उसको 30,000 रुपया रीइंबर्स कर दिया कि जो आपका खर्चा हुआ था ये ले, वो खर्चा वापस हो गया। तो ये रीइंबर्समेंट थी ऑफिशियल काम के लिए। तो ये जो रीइंबर्समेंट होगी ऑफिस के काम के लिए, इट विल नॉट टैक्सेबल, यानी कि ये इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड नहीं होगी। लगी समझ? की बात है। अच्छा, दूसरी रीइंबर्समेंट होती है नॉट ऑफिशियल। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने
घर लिया किराए का, ठीक है, और उसके साथ डीलिंग ये हुई कि एम्प्लॉयर ने कहा कि भाई तुम जितना भी किराया होगा महीने का मैं भर दिया करूँगा, मैं तुम्हें रीइम्बर्स कर दिया करूँगा, ठीक है। तो वो क्या करता था कि हर महीने 50,000 रुपये का जो किराया था अपनी जेब से लगाता था, उठा दे हाथ ला के उठ जाए, थोड़ा ही रह गया। वो जो बंदा था क्या करता था, 50,000 रुपया अपनी जेब से लगाता था, ठीक है, और दफ्तर में कहता था कि भाई मेरा 50,000 का खर्चा हो गया है रिपेयर इसका रेंट का, तो वो मालिक उसको 50,000 रुपया वापस कर देता था। तो ये उसने क्या किया, उसका पर्सनल खर्चा रीइंबर्स किया। तो ये था नॉट ऑफिशियल, इट विल बी टैक्सेबल। एम्प्लॉयर ने कहा कि तुम्हारा जो भी एक्सपेंस होगा वो मैं रीइंबर्स कर दूंगा, तुम्हारा एंटरटेनमेंट का एक्सपेंस, तुम्हारा ट्रैवलिंग का एक्सपेंस पर्सनल, तुम्हारा रिपेयर मेंटेनेंस का गाड़ी का खर्चा, तो वो जो रीइंबर्समेंट करेगा पर्सनल जो कि नॉट ऑफिशियल होगी दैट विल बी टैक्सेबल, और अगर कोई ऑफिशियल पर्पस के लिए रीइंबर्समेंट मिली दैट विल नॉट बी टैक्सेबल, ठीक है। हमने अभी पढ़ा था ना अलाउंस मुख्तलिफ तरह के होते हैं। बेसिकली अलाउंस प्रैक्टिकल लाइफ में ना ये अलाउंस और रीइंबर्समेंट दोनों इकट्ठे, इन दोनों में से कोई एक चीज होती है नॉर्मली। या तो वो कहता है कि आप मेरे से महीने का 25,000 फिक्स्ड अलाउंस ले लो रेंट के तौर पे, या तुम जितना एक्चुअल खर्चा करोगे मैं सारा रीइंबर्स कर दूंगा। तो इन दोनों केसेस में वो क्या आ जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि पर्सनल खर्चा था, ठीक है। तो ये आपकी रीइंबर्समेंट आ जाती है। कुछ और छोटी छोटी सी बातें हैं, ठीक है, चले कल देख लेते हैं, आज इतना ही हजम करें, ठीक है, सही है, कल देख लेते हैं। Consider the word